तो यूपीपीसीएस और आरओ में मेंस में संभवतः एक पेपर होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का। और ये सामान्य हिंदी का जो पेपर है मित्रों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रेंज है, स्कोर है, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्रिएटिविटी का अवसर उपलब्ध कराता है। मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि जो यूपीपीसीएस में हिंदी का पेपर है, निबंध का पेपर है और एथिक्स का पेपर है, ये आपके अच्छे रैंक लाने में ये मेक और ब्रेक का काम करेंगे। और सौभाग्य से हम सबका, स्पेशली मेरा, ये तीनों विषय बहुत फेवरेट है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा जब भी समय अभी मिले तो हम इन तीनों विषयों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करें और फिर GS3 और GS6 एक साथ करें, फिर GS2 और सोसाइटी GS1 का वो एक साथ करें। इस तरीके का मॉडल हम अपनाने वाले। आज हिंदी पेपर में हम बात करेंगे शीर्षक कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं। जो पेपर मिलता है हिंदी का, उसमें एक गद्यांश दिया होता है। गद्यांश मतलब, अब चूंकि हिंदी का पेपर हिंदी में ही लिखना है तो अंग्रेजी वाले मित्र ये ना बोलें कि अंग्रेजी में नहीं बता रहे हो। गद्य प्लस अंश, किसी भी अनसीन पैसेज का, किसी भी एक प्रोज का एक हिस्सा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है आप उसका शीर्षक बताइए और आप उसकी व्याख्या कीजिए। वर्ड ऑफ विजडम में पहले बात करते हैं क्यों है, किसके लिए। मित्रों, ये क्यों और किसके लिए, क्यों आपको बता दिया मैंने कि जिस तरह से यूपीएससी में एथिक्स, एसए और ऑप्शनल ही आपको अच्छा रैंक दिलाने में मदद करेंगे। इनमें से कोई दो अच्छा होगा तो आप अच्छा रैंक लाएंगे या क्वालिफाई करेंगे। अगर इनमें से दो खराब हो गया तो आप निश्चित तौर पे ट्रबल में आएंगे। ऐसे ही यूपीपीसीएस मेंस में अगर हिंदी, एसए और एथिक्स के पेपर को आपने ठीक से किया तो आपकी अच्छी रैंक आने की संभावना, डिप्टी कलेक्टर जो आपका सपना होता है स्टेट वालों का, उसको पाने की संभावना बढ़ जाती है। किसके लिए? जो पहले से ही बहुत मठाधीश है, 100+ पा रहा है, उसके लिए बहुत शायद फ़ायदा ना करे, क्योंकि 2-5 नंबर ही शायद बढ़ा पाएगा। अब डिपेंड करता है उसका किस सेक्टर में ज़्यादा मजबूती है। लेकिन जिनके भी स्कोर 90 या उसके नीचे आ रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रट करके बाकी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको करके आप 90 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक आप व्याख्या या इस तरीके के सब्जेक्टिव पोर्शन में कुछ विशेष नहीं करेंगे, तब तक आप 100 के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। और मैंने कुछ टॉपिक्स की पहचान की है, जैसे व्याख्या की पहचान कर ली। पत्र लिखने में भी अधिकतर लोग 5 साल पहले, 4 साल पहले कोई मॉडल पत्र का है रट लेते हैं और वहीं उठा के छाप देते हैं कहीं भी। ऐसा नहीं करना है। करंट में जो कुछ भी है, जब मैंने अपना पहला मेंस दिया था उस समय कोरोना का दौर था, तो मैंने कोरोना को आधार बनाया था पत्र का जो भूमिका था। आपको भी मैं कह रहा हूँ, जो भी रिलेवेंट, जो भी करंट इशूज हैं उनको लेकर के आप पत्र की विषय वस्तु बनाइए। और जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन लाइए, जैसे कि एक इंटरनेशनल से, एक सोशल से, एक करंट से, एक राजनीति से, एक साहित्य से, एक समाज से या इंडिविजुअल भी। तो इस तरीके की जो विविधता है वो निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी और अंक बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो आज हम गद्यांश पर बात कर लेंगे, फिर आगे चल करके मुहावरे, लोकोक्ति पर बात करेंगे, फिर पत्र पर बात करेंगे। धीरे धीरे हिंदी हम खत्म कर लेंगे। आरओ वालों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। बेनिफिट क्या है बता ही दिया, इससे आप बेहतर रैंक लाने की तरफ अग्रसर होंगे। तो पहला पार्ट है शीर्षक और व्याख्या। शीर्षक कैसे लिखें? शीर्षक का अगर मैं सीधा सीधा, बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए एक लाइन में बात करूं, तो यथा गुड़ा तथा नामा। आपने सुना होगा अक्सर यथा नामा तथा गुड़ा। एक्चुअली यथा गुड़ा तथा नामा है, यानी जैसा गुण है वैसा नाम। गद्यांश में क्या विषय वस्तु दिया हुआ है
यदि आपको उसको एक शब्द या दो शब्द में कहना हो या अधिकतम 3 से 4 शब्द में कहना हो और वो आप कह पाएं तो निश्चित तौर पर वो एक बेहतर शीर्षक होगा। नंबर 1। नंबर 2, शीर्षक आपके मुखौटे जैसा होता है। किसी व्यक्ति के चेहरे से, मैं रंग रूप की बात नहीं कर रहा मित्र, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके आप उसके जेस्चर देख करके उसके मनोस्थिति का अंदाजा लगा देते हैं, उसके व्यक्तित्व की जो उस समय स्थिति है उसका आप सहज अंदाजा लगाते हैं। वैसे ही शीर्षक देख के आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्या समझा है, तत्व क्या आपने सीखा है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए जो शीर्षक है ये किसी भी पैसेज का, किसी भी गद्यांश का सार तत्व है, निचोड़ है, यथा गुणा तथा नामा के अनुकूल है। प्रैक्टिकली हम समझेंगे, रेखांकित पंक्तियों और अंशों की व्याख्या भी करेंगे। रेखांकित पंक्तियों और अंशों की व्याख्या का मकसद ये होता है कि पूरा पैसेज का व्याख्या तो वो करवा नहीं सकता क्योंकि समय इतना होता नहीं है। ऊपर से एक अलग प्रश्न आता है संक्षेपण का, सारांश का, तो वहाँ पर वो आपके शब्द कौशल और गागर में सागर भरने की जो स्किल है उसको परखता है। लेकिन रेखांकित पंक्तियों और अंशों की व्याख्या के माध्यम से उस गद्यांश का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है या उस गद्यांश में जो सूत्र वाक्य है उसकी व्याख्या करवाना चाहता है, और वो चाहता है कि आपने इस गद्यांश के मर्म को कितना बेहतर समझा है, और अगर समझा है तो आप क्या जो है उसका निहितार्थ बता और लिख पा रहे। ठीक। यूपीपीसीएस 2023 का जो पेपर हुआ था मित्रों, उसका पेपर मैंने लिया है और उसको हम हल करेंगे, देखेंगे कैसे कर रहा है। तो कह रहा है, पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही? ठीक, ओके। हमारा सांसारिक, भैया म्यूट कर लो प्लीज। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा। ध्यान रखना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। पढ़ते वक्त आपको हाईलाइट करते जाना, मतलब अंडरलाइन करते जाना है कुछ चीजें, ताकि आप जब लिख रहे हो तो आपको गाइडिंग फोर्स की तरह वो शब्द, वो पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान में रहे। तो हमारा जो सांसारिक जीवन है एक ना एक दिन खत्म होगा, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। शायद यहाँ पे निष्प्रयोज्य शब्द ज़्यादा सही होता, कोई बात नहीं। हमारा जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय, निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है, और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह होगी जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी। मशाल में वो ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती, और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आजादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती। यह है आपका पैसेज। सवाल क्या पूछा गया है? पहला सवाल है, ऊपरी लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए।
दूसरा, जीवन निष्प्रयोज्य निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेत। क्या है ना मित्रों, आशय मतलब आपने क्या समझा है, आपने उसका क्या अर्थ आपको पता चला है। निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या विपरीत है, एक टर्म उसने उठाया वहां से सूत्र वाक्य, जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए से क्या विपरीत है। अभिप्रेत का मतलब अभि प्लस प्रेत। अभि मतलब हिंदी में सामान्य रूप से कहा जाता है जो करीब भी है, जो ज्यादा नजदीक है। प्रेत का मतलब होता है मालूम होना, प्रेत का मतलब होता है समझना जानना। आपको सबसे ज्यादा क्या समझा है, सबसे सटीक रूप से आप क्या समझ पाए, उसका मतलब होता है अभिप्रेत। सामान्य अर्थ में कहूं तो आपको क्या मतलब पता चलता है इससे, अभिप्रेत का मतलब आपको क्या सबसे बेस्ट आपको क्या पता चलता है, ये हुआ अभिप्रेत। जैसे अभिप्राय है, ठीक है। तो गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो 3 सवाल यहां पर हैं। पहले में वो कह रहा है आपको क्या मतलब समझा पूरे पैसेज का, दूसरा कह रहा है सिर्फ इस लाइन से क्या मतलब समझा आपको, और तीसरा कह रहा है जो अंडरलाइंड या जो गद्यांश की रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या कीजिए। अब हम पहले गद्य का आशय, पूरा गद्यांश से उसका क्या मतलब आपको समझा, उस पर हम बात करते हैं और फिर बाकी दोनों प्रश्नों पर। मित्रों, मैंने कुछ कुछ हाईलाइट कर दिया था। दरअसल ये पैसेज जब भी आपको मिले, हिंदी के पेपर में समय बहुत ज़्यादा होता है। मैं चाहता हूँ ठहर ठहर कर आराम आराम से इस पेपर को हल करना चाहिए। 5-7 मार्क्स तो ऐसे बढ़ जाते। हिंदी का पेपर, निबंध का पेपर जल्दबाजी में करना अपने आप में ही काफ़ी नुकसानदायक है। अब कह रहे हैं हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें अब एक एक लाइन में आप अगर रीड बिटवीन द लाइन करेंगे तो आप क्या समझेंगे, हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही। यानी वो जो लेखक है वो दार्शनिक हो रहा है। नश्वर जीवन, क्षणभंगुर जीवन, जीवन की निस्सारता पर जोर दे रहा है और कहता है हमारी देह एक मशाल है। देह का मतलब हमारा पुरुषार्थ, देह का मतलब हमारे कर्म, देह का मतलब हमारा जो भौतिक जीवन है जिससे हम अपने लिए और अपनों के लिए और दूसरों के लिए हम जो काम कर सकते हैं। देह मतलब अगर साधारण कहूं तो साधन। इस देह रूपी साधन की मदद से हम कौन सा अभीक्षित साध्य यानी कि इच्छित साध्य यानी कि अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमारा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भला हो सके। तो देह को वो साधन के रूप में बता रहा है। भौतिक जो उपलब्धियां हैं, जो हमारे पास संसाधन है, उनको वो देह के रूप में इंगित कर रहा है और कहता है इसके माध्यम से हम मशाल बना सकते हैं और वो मशाल न मालूम कितनों का मार्गदर्शन करेगी। हम यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोज्य, प्रयोजन मतलब जो किसी उद्देश्य के लिए हो, निष् मतलब बिना, तो बिना किसी उद्देश्य के हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। यानी जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, जीवन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का, कर्मठ मतलब जो कर्म से सना हुआ व्यक्ति हो, ओजस्वी मतलब जिसमें तेज हो, ऊर्जा हो। कहते हैं ना कि भाई ऐसे बुझे हुए, छुपे हुए मदमस्त लोग जीवन में क्या करेंगे। जवानी में किसी कवि ने लिखा कि चले जो तेज पवन सी चाल जवानी उसको कहते हैं, उड़ाए रंग अबीर गुलाल जवानी उसको कहते हैं। और कर्म पर तो कर्म की शिक्षा हर कोई देता है। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है। उसके बाद ये जो नीचे का पैरा है मैंने एक बार ऑलरेडी पढ़ दिया है। इनको समझने के बाद अगर इनका सार लिखना हो, इसका आशय लिखना हो, चूंकि 5 मार्क्स का ही है तो 50 पेज तो लिखना नहीं है। सबसे ज्यादा जोर तो रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में लगाना है। शुरू के 2 प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं, शुरुआती प्रश्न है, अच्छे से लिखना पड़ेगा, सटीक लिखना पड़ेगा, तभी 20 वाले मार्क्स, जो 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने में परीक्षक का इंटरेस्ट आए। तो शुरू के 2 प्रश्न सिर्फ 5-5 मार्क्स के हैं, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में। तो आशय अगर लिखना है, और इच्छा इसमें पूछा नहीं उसने शीर्षक, लेकिन अगर शीर्षक अगर देखना हो तो बार बार जीवन का लक्ष्य कह रहा है, बार बार कह रहा है जीवन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो बार बार जब वो कह रहा है जीवन ऐसा हो, जीवन वैसा हो, जीवन कैसा ना हो,
तो हम कह सकते हैं, अगर शीर्षक पूछ लेता है इसमें, तो मेरे हिसाब से जीवन का लक्ष्य या जीवन का, चूंकि लक्ष्य शब्द यहाँ दे दिया है तो अच्छा नहीं होगा कि जीवन का लक्ष्य सीधा सीधा लिख दिया जाए, तो जीवन का उद्देश्य एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब आशय क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसे देखते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद अब समझा होगा आपको इसका आशय क्या लिखा जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं, मैंने जानबूझ के कुछ लिखा नहीं है पहले से, क्योंकि मुझे लगा उससे एक बायसनेस क्रिएट होता है, सोचने में समझने में बेहतर होगा स्पॉन्टेनियस हो, बेहतर होगा तुरंत हो। तो अगर मैं इसमें लिखता तो क्या लिखता, मैं लिखता कि जीवन, या यूं कहो हमारा जीवन सिर्फ स्वनामधन्य या निज स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आमजनों, पूरे समूचे संसृष्टि, समूचे मानव और मानवेतर, मानव मानवेतर मतलब इंसान है उनके लिए भी, जो जानवर हैं, जो प्रकृति है उनके लिए भी, मानव तथा मानवेतर दोनों के हितार्थ होना चाहिए। हमारे जीवन के बाद एक ऐसी मशाल, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी लीक बननी चाहिए जिसका अनुगमन, जिसका अनुकरण करके, और ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे लास्ट में वो कुछ ऐसा कह रहा है कि यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न है तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वो ताकत है जो दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है। मतलब ये वर्चुअस साइकिल की बात कर रही है, मतलब ये लोगों को इंस्पिरेशन की बात कर रही है, इसलिए इसको शामिल कर रहा हूं। तो हमारा जीवन हमारे बाद भी लोगों के लिए अनुकरण तथा प्रेरणा के काम आनी चाहिए। हमारा जीवन एक मशाल की तरह लोगों के मन में, लोगों के कार्यों में तथा लोगों के जीवन में फैले अंधकार तथा पीड़ा को समाप्त कर प्रकाश तथा सुख का संचार करने वाला होना चाहिए। उनको सच्चे अर्थों में मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरणा पुंज की तरह कार्य करना चाहिए। मुझे लग रहा है बीच बीच में जो कमेंट्री थोड़ा सा इधर उधर किया और छोड़ भी दो तो ये 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। तो 4-5 लाइन में अगर आप आशय लिख रहे हैं, मैक्सिमम 6-7 लाइन में लिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसको समझ में आ जाएगा कि आप जीवन का उद्देश्य, जीवन के लक्ष्य को लेकर के संजीदा है। और जब आप लिखते हैं तो ज़्यादा रिफाइंड भाषा हो जाती है, तो उससे आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। दूसरा जो कह रहा है निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए, उससे क्या मतलब है, क्या समझते हैं? यहां देखो, कहां गया, हमारा जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। जब वो सूत्र वाक्य दे दे, इसे कहते हैं सूत्र वाक्य। सूत्र वाक्य मतलब कोई एक ऐसा वाक्य या वाक्यांश जो पूरे पैसेज को न सिर्फ डिफाइन करता है बल्कि उसका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य भी है। तो सूत्र वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पैसेज को ध्यान में रखते हुए आप ओपन एंडेड किसी भी तरफ कैसे भी जो उस वाक्य से मेल खाता हो ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। तो निष्प्रयोज्य जीवन नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप वो लिखें जो यहां पे लिखा हुआ है, बल्कि बेहतर होगा कि आप निष्प्रयोज्य जीवन से क्या समझते हैं और जीवन निष्प्रयोज्य क्यों नहीं होना चाहिए, इससे आप क्या समझते हैं। अगर ये आपको पता है तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते वक्त क्या करेंगे, 5 नंबर का यह भी है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा तो ही 20 नंबर वाला पढ़ा जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जीवन सोद्देश्य होना चाहिए, जीवन निरुद्देश्य या निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए, जीवन स्वांतः सुखाय आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आम जन के हित के लिए, पूरे संस्कृति के कल्याण के लिए होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी मानव मनुष्यता कविता में भी कहते हैं कि
वो मनुष्य पशु सदृश है जो आप ही चरे, मनुष्यता वही है जो मनुष्य के लिए मरे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो मनुष्य पशु सदृश है जो आप ही चरे, मतलब स्वयं स्वयं के लिए काम करे, निज स्वार्थ के लिए काम करे। वो मनुष्य पशु सदृश है जो आप ही चरे, मनुष्यता वही जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब कि हमारा जीवन जिस तरह से मशाल है कि स्वयं जल के भी लोगों को रोशन करता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए कि हमारा हर क्षण, हमारा हर कण, हमारे जीवन का हर हिस्सा, हमारे जीवन का हर कर्म, हमारे जीवन का हर कर्तव्य लोगों के हित, लोगों के सुख, लोगों के पीड़ा के निवारण में न्यौछावर होना चाहिए। इस तरह से यदि हम जीते हैं तो वह जीवन सौद्देश्य होगा, वह जीवन सौद्देश्य भी होगा, वह जीवन सार्थक भी होगा और मनुष्यता के महान परंपरा, महान आदर्शों के भी अनुकूल होगा। और अगर आप चाहें, आपके पास इतना कॉमन सेंस वहां पे डेवलप होता है, तो अंतिम पंक्ति में लिख सकते हैं, इसी प्रकार के आचरण और उद्देश्य की प्रेरणा अभी हाल ही में दिवंगत श्री रतन टाटा जी से हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं तो आप समझ पाएंगे कि रतन टाटा ने, आज इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा कवरेज उनका आया कि भाई किस तरह से जब देश एलपीजी रिफॉर्म में एंटर कर रहा था 1991 में, जेआरडी टाटा से वो टेक ओवर करते हैं। एक यंग पर्सन आता है, बाहर से पढ़ के आया है, काबिल है, लेकिन जब वो टाटा सन्स में एंटर करता है तो देखता है कि उसको 3, 4, 5 जो कंग्लोमरेट हैं टाटा सन्स के अंडर, वहाँ पे सब बुजुर्ग लोग ऐसे बैठे हैं जो परिवर्तन विरोधी हैं, जो अपने अपने सेक्टर के मठाधीश हैं। टाटा उनके बगैर कुछ नहीं, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है उससे न युवाओं को मौका मिलता, न विकास और एक्सपेंशन का अवसर पैदा होता, और ना ही शायद जो पे बैक टू सोसाइटी यानी वेलफेयर मॉडल भी जो हो सकता है किसी कंपनी का, उसकी भी पूर्ति हो पाती। रिसर्च एंड इनोवेशन तो भूल ही जाओ। रतन टाटा ने सबसे पहले उनको विदा करने का काम किया, युवाओं को, जो यंग लोग थे, उनको टॉप पोस्ट पे बैठाने का काम किया, एग्रेसिवली टेक ओवर्स किए फॉरेन कंट्रीज में, भारत में आम जनता की क्या ज़रूरतें हैं उनको पहचाना और उसके लिहाज से सर्विसेज को डाइवर्सिफाई किया। ये सब करते वक्त उन्होंने 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। पहला, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, जो एथिक्स में आप लिख सकते हैं। कंपैशनेट कैपिटलिज्म का दूसरा जो बुरा स्वरूप है उसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें एक व्यवसायी, एक व्यापारी, एक पूंजीपति नेताओं की मदद से, ब्यूरोक्रेट की नेक्सस के साथ अपना बिजनेस चलाता है, ठेके उठाता है, एम्पायर खड़ा करता है। वो है क्रोनी कैपिटलिज्म। जबकि दूसरी तरफ अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस का मॉडल खड़ा करते हुए समाज से जो कुछ भी ले रहे हैं, मिट्टी, पानी, रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, सब कुछ, उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए कंपैशनेट कैपिटलिज्म हम अपनाते हैं। उस कंपनी में महिलाओं के लिए भी अवसर है, उस कंपनी में वंचित वर्गों के लिए भी अवसर है, उस कंपनी में सभी लोगों के हितों की पूर्ति की जाती है, जेंडर जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, इक्वल पे है, फैसिलिटीज हैं, इनोवेशन है, इंक्लूसिविटी है। इन सब बातों का जो ध्यान रखने वाला व्यक्ति है वो रतन टाटा हो सकता है। तो सिर्फ प्रॉफिटेरिंग या सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के आधार पे वो काम करते तो कितने लोग आए और गए। तो उनको इसलिए याद रखा जा रहा है क्योंकि उनका जीवन, उनका बिजनेस भी एथिकल था, उनका बिजनेस भी कंपैशनेट था, और उनका जीवन और बिजनेस दोनों सौद्देश्य थे। और वो सौद्देश्य जो जीवन था, सौद्देश्य जो व्यापार था, वह निज हित और कंपनी के हित के लिए नहीं था, बल्कि एक मशाल की तरह था जो अपना कुछ लगा करके भी दूसरों को देना था। टाटा कैंसर हॉस्पिटल हो गया, टाटा फंडामेंटल रिसर्च हो गया, और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप एथिक्स में लिख सकते हैं कि जब ताज होटल पे अटैक हुआ, उसके बाद में जो लोग मारे गए वहाँ पे, स्पेशली जो कर्मचारी थे, उनकी फैमिलीज को जिस तरीके से उन्होंने हेल्प किया,
जिस तरीके से अपने इंटरनल जो उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी वहाँ पे गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। जो 1 लाख रुपए में नैनो कार का उनका कॉन्सेप्ट जो फेल हो गया हालांकि, लेकिन कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, आम लोगों को सर्व करने की तो इच्छा थी उनकी। और उनका एक बयान था कि आज तक उन्होंने किसी भी कार्य के लिए एक भी रुपए का करप्शन नहीं दिया, किसी को पैसे नहीं दिए घूस। तो वो भी किस तरीके का मॉरल स्टैंडर्ड उन्होंने सेट करके रखा था। तो कहना का अर्थ यह है कि जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो 4-5 लाइन में जो मैंने बताया वो तो लिखेंगे। अगर आप स्मार्ट होंगे तो उस समय जो भी करंट में चल रहा है, जो कुछ भी घटना दुर्घटना या जीवन में कुछ भी हुआ है ऐसा न्यूज में है, उसको आप लिख देंगे तो उसको लगेगा आप जानते हैं कहाँ कौन सी बात लिखनी है। आपको इसका निष्प्रयोज्य का मतलब, निष्प्रयोज्य जीवन का मतलब समझ में आ रहा है, आपको एक्चुअल में अभिप्रेत है, एक्चुअल में आपको पता है। अब कह रहा है गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में मतलब सामान्य शब्दों में कीजिए, जैसे आप सोचते हैं। गद्यांश की रेखांकित पंक्तियां क्या है देखते। हमारी देह एक मसाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी। मशाल में वो ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मसालों को आमंत्रित कर सकती। और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आजादी का, विरोध शब्द थोड़ा सा गलत है, विरोध बहुत नकारात्मक शब्द है। अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध की जगह प्रतिरोध शब्द ज़्यादा बेहतर होता, या क्रांति शब्द ज़्यादा बेहतर होता। आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती। तो 20 मार्क्स हैं इसके, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या इस तरह से करनी है कि पूरे पैसेज का भाव भी आ जाए और आप अपनी तरह से जो भी आपकी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो भी आप लिख पाए। सारा खेल यही होने वाला है। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पाने के लिए यहाँ और यहाँ आपको अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ अगर आपने गुड़ गोबर कर दिया तो ये पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर। तो इसके लिए पहले इसको और इसको अच्छे से लिखना है, भले 5 नंबर का हो, सोचना ही नहीं। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। और ये जो 20 मार्क्स का प्रश्न है, इसमें जादू कर देना है, दिखा देना है कि आपको सब आता है। आप न सिर्फ समझ पा रहे हैं बल्कि बता पा रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की जो लाइन है ना कि जैसा तू सोचता है वैसा तू जैसा तू सोचता है वैसा तू लिख, उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। तो जैसा आप यहाँ सोच पा रहे हैं वैसा आपको उतार देना है हूबहू अपनी कलम में, और इस तरह से उतारना है कि वो रोचक भी हो, रचनात्मक भी हो। तो यहाँ पे सामान्य व्यक्ति जो सामान्य नरेट करके आ जाएगा, सूचना देकर आ जाएगा कि उसको पता है, उसको अगर मान लो X मार्क्स मिलेंगे तो आप यकीन कीजिए आपको लगभग 30% ज़्यादा मार्क्स मिले। और इस तरह से अगर आपने किया तो आप उससे आगे जा पाएंगे। रटने वाली चीज़ों में, ऑब्जेक्टिव चीज़ों में कभी भी आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वो ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मसालों को आमंत्रित कर सकती, और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती। अगर मैं इसको लिखता, हालांकि लिखते वक्त ज़्यादा भाषा रिफाइन होती, फिर भी कैसे लिखता कि हमारे समाज और संस्कृति की परंपरा में त्याग का बड़ा महत्व है। पुरुषार्थ में त्याग एक बड़ा स्थान रखता है, जिसका अनुकरण सदियों से लोग करते आए हैं। उदाहरण के लिए महर्षि दधीच ने देवासुर संग्राम में न्याय के पक्ष के लिए अपनी हड्डियां गला दी, अपना जीवन दे दिया। ऐसे ढेर सारे महापुरुष हैं जिनका कर्म, जिनका जीवन, जिनका आचरण प्रेरणा पुंज की तरह है, जो न सिर्फ निराशा में, अंधकार में रोशन करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित भी करता है। यहाँ पे लिखा है ना, प्रभावित भी हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। तो ध्यान रखना है कि आप लीक से भटके नहीं, है ना। कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टिके रहें, है ना। बल्कि उनको इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि वह तथा उनका कर्म इस अनुरूप हो, जिससे उनके साथ साथ समाज में भी
लोगों का जीवन सरल हो सके, सहज हो सके, मानव मुक्ति का लक्ष्य हासिल हो सके। आजादी लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने मानव मुक्ति जानबूझ करके डाला, ठीक। तथा लिंग, जाति, धर्म या अन्य बुराइयों की जो जड़ता है, वहां पर नवीनता, नूतनता का परिवर्तन, लोगों के जीवन में प्रकाश भरे। और फिर इसमें अगर आपको कोई कोट, कोई कुछ भी लिखना है तो उसमें लिख दो आगे चल करके कि हमारा पुरुषार्थ चूंकि मशाल है, इसके लिए हमें जलना भी पड़ सकता है, हमें त्याग भी करना पड़ सकता है, लेकिन परिवर्तन लाने वाले लोग खुद के समर्पण, खुद के त्याग से पीछे नहीं हटते हैं। मुक्तिबोध ने ठीक ही कहा है कि अभिव्यक्ति के खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब। यदि ये क्षमता, ये साहस और ये त्याग की भावना हम में आती है तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन न सिर्फ सौद्देश्य होगा, सार्थक होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम करेगा। तो ये मुझे लग रहा है एक ड्राफ्ट मॉडल हो सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई कविता से शुरुआत कर सकते हैं, कोई शायरी से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का ही है वो लाइन की, इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। तो खाली इतना लिखना है, दूसरा वाला लाइन नहीं लिखना है, दूसरा वाला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, फिर इसे शुरू करके आप लिख सकते हैं, बल्कि इस जीवन का उद्देश्य अपने मानवीय जीवन की उपलब्धियों, उसके नैतिक आचरणों और कर्तव्यों के माध्यम से लोगों के हितार्थ कार्य करना है, लोगों को प्रेरणा देना है, तथा मानवता की एक बहुत ही सार्थक, बहुत ही स्वस्थ परंपरा भी विकसित करना है। और उसमें आप और भी जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं विंसेंट वैन गॉग का एग्जाम्पल देता रहता हूँ, आप वो लिख सकते हैं कि वैन गॉग कहता है कि भाई, उसकी बायोग्राफी जो है उसमें लिखा है कि वैन गॉग कहता है कि हम यहाँ खुश होने या अय्यासी करने के लिए या विलासिता करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों बनाने के लिए वह प्रयास करने आए हैं जिनमें अधिकांश मानवता का जीवन घिसटता रहता है। हम मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठने आए हैं। तो ये जो मशाल है, ये मशाल परिवर्तन की मशाल है। ये मशाल सिर्फ मशाल नहीं है जो आपको आलोकित करती है, बल्कि तमसोमा सदगम अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमय का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें उस प्रकाश की तरफ लेके चलो जहाँ पे ज्ञान हो, जहाँ पे आज़ादी हो, जहाँ पे उत्साह हो, जहाँ पे अन्याय और उत्पीड़न की अनुपस्थिति हो, जहाँ पे मानवता अपने सच्चे अर्थों में मौजूद हो, जहाँ पे करुणा हो, जहाँ पे प्रेम हो। तो ये मशाल उस राह की तरफ, उस उपस्थिति की तरफ आपको मार्गदर्शन कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप आराम से 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पेज 1.5 पेज जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। कोशिश करना कि शेर या फिर कविता या पंक्तियां वहीं लिखो जो रिलेवेंट हो। नहीं भी है तो भी आपकी भाषा, आपके भाव इस तरह से हो कि वो बहुत ही बोधगम्य हो, सार्थक हो और रुचिकर तथा रचनात्मक हो। तो उससे पढ़ने में भी आनंद आएगा और उसको लगेगा कि हाँ, आपको एक्चुअली में अभिप्रेत है। तो ये पीसीएस का सवाल था। ठीक है भैया।